हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रतिबद्ध सीरीज। एंड अगर हम प्रतिबद्ध सीरीज की बात करते हैं तो एज यू नो ये मेंस ओरिएंटेड सीरीज आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड सोसाइटी, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स जीएस पेपर 2 एंड वील बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी, राइट। अगेन अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड इसमें हम स्टैटिक एज वेल एज जो करंट ओरिएंटेड आपको देखने को मिला है, न्यूज़ में देखने को मिला है, उसको मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करेंगे ना। एज यू नो कंटेंट के साथ साथ हम यहाँ पर पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमारे कंटेंट खत्म होगा उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा दैट वी विल बी डूइंग द पीवाईक्यूज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है जो कि इंडियन पॉलिटी के लिए रिलेटेड है। सो पहले टॉपिक्स हम देख लेते हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। सो आप यहाँ पर मेजर टॉपिक्स देख सकते हैं। देखिए हमने पूरी पॉलिटी को ना डिवाइड कर दिया है पीवाईक्यूज के बेसिस पे। तो जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं उसको हमने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिकली हम कह सकते हैं जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डू द पीवाईक्यूज अगेन। उसके बाद आपको देखने को मिलता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। सो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं दैट वी विल डिस्कस। इवेंचुअली आपको देखने को मिलता है, देखिए क्वेश्चंस पूछ रखे हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे ना। अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 10 सालों में से 5 से 6 बार सेपरेशन ऑफ पावर पे पूछा गया है, इसलिए हमने इसको सेपरेट टॉपिक ही कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड इट्स इश्यूज। सो जो भी जुडिशरी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसको भी हमने सेपरेट टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज इलेक्शंस। देखिए इलेक्शंस को हमने अलग से टॉपिक बना लिया है क्योंकि पीवाईक्यूज आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट फेडरलिज्म। देखो ये जो दो टॉपिक्स हैं एज सच हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं और इलेक्शंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और काफी ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं, इसीलिए हम इलेक्शंस और फेडरलिज्म को दोनों अलग पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे। नेक्स्ट लोकल गवर्नेंस एंड लास्ट आपको देखने को मिलता है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो व्हाट वील बी डूइंग, विल ट्राई। अभी देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट नहीं है नंबर ऑफ लेक्चर्स, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा हुआ तो हम उसको 2 भागों में भी स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो आज जो हम कवर करेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी वुड बी डूइंग इन 1 लेक्चर। सो फर्स्ट वील डू द थ्योरी एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द पीवाईक्यूज। क्लैरिटी है? सो वील मूव टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 1 विच इज known as the features of Indian Constitution. क्लैरिटी है? सो बेसिकली हम यहाँ पर कोशिश करेंगे माइंड मैप्स के थ्रू। एज यू नो हमारी जो सोसाइटी सीरीज रही थी वैसे ही आपको पॉलिटी की सीरीज भी देखने को मिलेंगी। सो इन दी क्लास वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू माइंड मैप्स एंड उसी की पीडीएफ्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी जो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ पॉलिटिकल लेक्चर देखना है। वंस यू सी दैट लेक्चर उसके बाद आपको अपनी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पीडीएफ से एक बारी थरली कंटेंट रीड कर लेना है, ठीक है। उसी पीडीएफ में आपको पीवाईक्यूज, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन प्रॉपरली जो फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बेसिकली जिस्ट को देखेंगे क्योंकि ये क्विक रिविजन है एज वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू हैव डन द स्टैटिक पोर्शन। आपने स्टैटिक पोर्शन कर लिया है, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो हमारी कोशिश यही है कि आपको वो वैल्यू एडिशन जो मेंस के लिए चाहिए वो मेंस के लिए वैल्यू एडिशन हम प्रोवाइड कर पाए। क्लैरिटी है? ठीक है जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूट, राइट। सो बेसिकली हम अपने देश को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, कैसा चलाना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेसिकली हमारे को किस में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। सो ये क्या करता है, ये इस्टेब्लिश करता है ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस किसकी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस की। अब गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आपको 3 भागों में डिवाइड होता हुआ दिखता है विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा क्या करता है, ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप्स। ना दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ना रेगुलेट रिलेशनशिप्स किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट ब्रांचेस। जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं उसके बीच में ये रेगुलेशन
इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है। तो आप देख सकते हैं जो स्टेट और इंडिविजुअल्स में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली किसके अगेंस्ट हैं, आप कह सकते हैं स्टेट को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो आप यहां पर देख सकते हैं एक रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजंस। एंड लास्ट, इट कॉन्स्टिट्यूट हाईएस्ट लॉ। दिस इज वेरी क्रूशियल। सो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो आप ये कीवर्ड्स याद कर सकते हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत ही क्यों है। सो ये मेंस पर्सपेक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो स्टैटिक में पढ़ते हैं, बट ये जो मेंस प्रपोर्शंस हैं, मेंस के पोर्शंस जो हैं दैट वी विल कवर इन डिटेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है। जितनी भी सारी आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होती हैं उसके बाद इस्टेब्लिश करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। सो ये क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर। दूसरा, कंस्ट्रेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कंस्ट्रेन करता है। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आपको देखने को मिलते हैं वो एक तरह से क्या डिफाइन करता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्रिवेंट टायरनी ऑफ मेजोरिटी। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो आप यहाँ पर देखने को मिलता है जो मेजोरिटी का टायरनी है। टायरनी का मतलब क्या है, देखिए जिनके पास मेजोरिटी आती है, जो सरकार बनाती हैं, तो ऐसा ना हो वो अथॉरिटेरियन बन जाए, इसीलिए ये प्रिवेंट करता है टायरनी को, राइट, करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। तो एक तरह से ये लॉ का क्या बनाता है, फ्रेमवर्क। सो ये क्या है, ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस और विजडम। जो लेजिस्लेचर है हमारा, यहाँ पर लेजिस्लेचर को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो बेसिकली हमारे लिए क्या बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। प्रिवेंट्स पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पासिंग विम्स। सो अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक्चुअली में इलेक्ट कौन करता है, हम लोग। डायरेक्ट इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं एंड इवेंचुअली यहाँ पर एक तरह से हमें इन चीजों के लिए, इन मेन चीजों के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस है वो स्मूथ एफिशिएंट हो पाए। क्लैरिटी है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका देखने को मिला विच इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नेसेसरी, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ना इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ टॉपिक बिकम्स वेरी क्रूशियल। नाउ सबसे पहला क्या है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इट डिफाइंस फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेन। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है कि अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो किससे करना है, पीसफुल मीन से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही करना है। दूसरा, इट अवॉइड्स वायलेंट रेवोल्यूशन। सो वायलेंट रेवोल्यूशन ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही अटेन करता है। अब मोरालिटी का मतलब क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है ना, वंस यू अधेयर टू इट, सो once you adhere to the ideals of the constitution, that is known as constitutional morality. So constitution के जो basic ideals हैं, जब आप उनको uplift करते हैं, जब आपको उनको promote करते हैं, उसी को constitutional morality कहा जाता है। तो सपोजिटली आपने कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। रिसेंटली आपको देखने को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो चलाई गई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। इट वॉज सेड इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स। सो जो आइडियल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हो तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज बीन वायलेटेड। तो एक तरह से आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेन। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। सो जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो कैसे हम सेटल डाउन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से सेटल डाउन कर सकते हैं। एंड लास्ट, सस्पिशन ऑफ क्लेम्स टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन सिंगुलरली क्लेम पॉपुलर सोवरेनिटी। सो एक भी इंस्टीट्यूशन जो आपको गवर्नमेंट का देखने को मिलता है वो पॉपुलर सोवरेनिटी खुद ब खुद नहीं अचीव कर सकता है। अगर उसको अचीव करनी है पावर तो इवेंचुअली किसके थ्रू जाना पड़ेगा, लोगों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कोर पे कौन आ जाता है, इट इज द पीपल और द सिटीजंस ऑफ इंडिया। क्लैरिटी है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
नाउ अगर हम यहाँ पर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, एज यू नो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऑब्वियसली बात है इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए अगर मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, मेजर टेनेट्स आर फर्मली इस्टेब्लिश्ड। सो आप फर्मली इस्टेब्लिश करते हो, लिखित रूप में इस्टेब्लिश कर देते हो, जिससे कि आप कह सकते हैं केओटिक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा। दूसरा, लेजिस्लेचर्स पावर कंस्ट्रेंट। सो यस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लेजिस्लेचर की जो पावर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आज लेजिस्लेचर क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो लेजिस्लेचर बेसिकली क्या बन जाता है, ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो एक तरह से लेजिस्लेचर को लिमिट करने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जजेस इंश्योर अधेरेंस, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी और एजुकेशनल वैल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बेसिकली ये क्या कंटेन करता है, ये कोर नेशनल वैल्यूज कंटेन करता है ना। अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रिजिड हो जाता है, अब क्योंकि लिखित रूप में आपको देखने को मिलता है, कोडिफाई किया गया है, तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ये ज्यादा रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी विद नॉन इलेक्टेड जजेस, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो जाती है जिसमें नॉन इलेक्टेड जजेस आपको देखने को मिलते हैं। आज भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारी जुडिशरी है वो एक्चुअली में बताती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बेसिकली क्या जजेस को हम इलेक्ट करते हैं? नहीं, ये तो क्या किया जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है ना, वो एक्चुअली में किसके हाथों में है, वो जुडिशरी के हाथों में है। और जबकि जजेस तो इलेक्टेड ही नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि एक तरह से डीमेरिट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है वो आपको नॉन इलेक्टेड जजेस प्रिवेंट करते हुए दिखते हैं। बायस इन वैल्यूज में कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, सो बायसनेस आपको देखने को मिलता है। एंड कुछ ऐसे कस्टमरी प्रोविजंस हैं, दे मे होल्ड मोर रिस्पेक्ट। सो यहाँ पर क्या है, जो कस्टमरी प्रोविजंस है, कस्टमरी प्रोविजंस का मतलब क्या है, जो आपके ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, उन कस्टम्स को बेसिकली क्या करता है, क्योंकि जो कस्टमरी प्रोविजंस हैं वो ज्यादा प्रेवलेंस शो करते हैं, लेकिन हम तो क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की वजह से जो कस्टमरी वैल्यूज हैं, जो कस्टमरी प्रोविजंस हैं, वो साइडलाइन हो जाती हैं, एंड दैट मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है जी। सो दिस इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, व्हिच इज कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ना कंटेम्प्रेरी इश्यूज बेसिकली हम यहाँ पर करंट अफेयर्स देखेंगे, लास्ट के 1.5 से 2 साल में आपको करंट अफेयर्स कौन कौन से देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला आपको देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक आपको हमेशा ही इशू देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको क्या डिफाइन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसको कर्ब किया जाता है क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शंस आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। देखिए अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, क्योंकि आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू हैव डन योर स्टैटिक वेल। देखिए अगर आपने अपना स्टैटिक नहीं किया है, ये जो मेंस की सीरीज है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज पहले आपको अपना स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आप मेंस पे यहाँ पर जंप कीजिए, क्योंकि मेंस में अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या दे रखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, राइट। सो क्या न्यूज में रहा है, सेडिशियस लॉज, इंटरनेट सेंसरशिप आपको देखने को मिल रहा है, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं। सो बेसिकली ये क्या है, हमेशा न्यूज में रहता है और एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक घात है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड एक्टिविज्म, सो ये भी काफी ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है, जैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस ना। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव डन योर स्टैटिक वेल। सो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या प्रेजेंट किया गया था, इट वाज एनजैक विच इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ये कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जिसमें कोलिजियम सिस्टम वैलिड रहता है, उस कोलिजियम सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। लेकिन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया।
राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलती है जुडिशरी में। ऐसे ही बैलेंसिंग एक्टिविज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, जो तीन कंपार्टमेंट्स हैं दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे शुड नॉट इंटरवीन in each other's department. So basically compartmentalization of the powers is necessary जिससे कि कोएग्जिस्टेंस हो पाए और आराम से सभी जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं वो अपना काम कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर पे घात करती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, सो आप देख सकते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखने को मिलता है। जबकि जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो राइट टू इक्वालिटी में स्टेट को प्रोहिबिट किया है कि आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आपको वुमेन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। ऐसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखने को मिलते हैं। एलजीबीटीक्यू राइट्स की अगर बात करते हैं तो डीक्रिमिनलाइज किया गया है सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को, सोसाइटल एक्सेप्टेंस है और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करती है, सेम सेक्स मैरिजेस आज भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ माइनॉरिटी राइट्स की अगर बात करते हैं तो जो रिलीजियस फ्रीडम है जो कि आपको आर्टिकल 25 टू 28 में देखने को मिलता है, एंड कम्युनल वायलेंस एंड हेट स्पीच, तो ये किसके साथ मर्ज हो जाएगा, रोपा एक्ट ऑफ 1951, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव अंडरस्टूड द स्टैटिक पोर्शन। अगर आपको स्टैटिक पोर्शन नहीं आता है तो आपके लिए पॉलिटी पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। आई एम सॉरी। नेक्स्ट आपको आप देखने को मिलता है इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो एज यू नो यहाँ पर हमेशा ही इशू आपको देखने को मिलता है सस्टेनेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट हम खूब हक से कर रहे हैं, प्रॉब्लम किस में आती है, हम एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं कर पाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर आपको हमेशा ही इशू देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं ये आपको किस में देखने को मिलता है, आर्टिकल 21। क्लैरिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, जहां पर एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड अर्बन रूरल डिवाइड आपको देखने को मिलता है। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 21A, राइट। सो राइट टू एजुकेशन दे तो दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम किस में एग्जिस्ट करती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर एक्सेसिबिलिटी है तो क्वालिटी नहीं है। सो यहाँ पर आपको ये परमानेंट इश्यूज देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, दैट इज इन द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्लैरिटी है। सो दीज वर दी कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड आप कह सकते हैं 2 से 3 सालों के पीछे जो जो आपको न्यूज में देखने को मिला है दैट वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज प्रीएम्बल कंट्रोवर्सी इन 2023। ना 2023 में आपको प्रीएम्बल कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जहां पर न्यू पार्लियामेंट कॉपीज में आपको ओमिट किया गया था सोशलिस्ट और सेक्युलर। ना जब सोशलिस्ट सेक्युलर की बात करते हैं तो एक्चुअली में इसको ऐड कब किया गया था, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, इट वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। सो न्यू कॉपीज जो एक्चुअली में पब्लिश की गई थी उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर को एलिमिनेट कर दिया गया था। Now basically contemporary debate क्या है, it calls to revert the changes, political leaders and public discussions is necessary, जिससे कि आप यहाँ पर omission कर पाओ। Now अगर हम implications की बात करते हैं तो basically debate हो रही है किस पे, कि हमारी इंडियन स्टेट है कैसी। क्योंकि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो वो 3 चीजें बताता है। एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। और दूसरा क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि हम अपने देश को बनाना कैसा चाहते हैं, जैसे क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ऐसे ही क्या बताता है, हमारी नेचर बताता है, इंडियन स्टेट है कैसा, जिसको हम SSDR से रिमेंबर करते हैं, विच इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो बेसिकली जब हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो एक तरह से किस पे क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ इंडियन स्टेट पे क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी को देखने को मिलती है, तो उस पर आपको डिबेट्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है, राइट ना। ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करते हैं तो पालखी वाला ने ये कहा था कि ये बेसिकली क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। KM मुंशी ने कहा था कि ये हॉरोस्कोप है ऑफ आर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना। पंडित ठाकुरदास की अगर बात करते हैं तो इसको कहा गया था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जूल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
proper yardstick to measure the worth of the constitution. Now these are the value addition. Now for example, अगर आपसे कोई भी preamble पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सीधा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोट बेस्ड स्टार्टिंग कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर कोट्स लिख सकते हैं, किसने क्या कहा. अर्नेस्ट बाकर की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सर अलादी के अय्यर, preamble expresses what we have thought for so long. So basically एक तरह से क्या बन जाता है, ये मिरर रिफ्लेक्शन बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में चाहता क्या है, ये डिफाइन किया जाता है बाय द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. क्लैरिटी है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ना बेसिकली यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर हम सॉवरेनिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर ओन डिसीजंस. सो यू आर इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट. सो इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी nor a dominion. So that is why we are an independent free nation, right? Now impact क्या होता है political sovereignty पे? So human rights और environmental laws, market driven politics आपको देखने को मिलती है, और global governance जो organizations हैं they dictate. Now impact क्या होता है economic sovereignty पे, तो आप वो देख लेते हैं. So इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी. सो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हुई दिखती हैं जो एक्चुअली हमारी सॉवरेनिटी को ट्वीक करती हैं. सो आप देख सकते हैं जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF के कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं. तो एक तरह से ये क्या है, क्योंकि जब हम IMF की बात करते हैं तो जब भी किसी नेशन में आपको BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिलता है तो वहां पर देखा जाता है कि IMF लोन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जब वो लोन प्रोवाइड करता है तो कुछ कंडीशंस भी लगाता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाता है. तो एक तरह से वो क्या करता है, आपकी सॉवरेनिटी पे धाक करता है, राइट. सो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपको इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे, जब वो डिक्टेट करते हैं, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो ये एक तरह से क्या बन जाती है, आपकी सॉवरेनिटी पे घात करता हुआ बन जाता है, राइट. इम्पैक्ट क्या रहता है कल्चरल सॉवरेनिटी पे, वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड होमोजेनिटी आपको देखने को मिलती है. एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो एक जैसी देखने को मिलती है. इट डज नॉट मैटर आप दिल्ली में हैं, आप मुंबई में हैं, अगर आप एक अर्बन सेंटर में रह रहे हो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि दिल्ली और मुंबई में क्या फर्क आपको देखने को मिलता है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया तो बहुत डाइवर्स है, हर 15 से 20 किलोमीटर में आपको कल्चर चेंज होता हुआ दिखता है. लेकिन प्रॉब्लम किस में एग्जिस्ट करती है कि जब हम यहाँ पर कल्चरल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको सब एक जैसा होता हुआ दिख रहा है. तो जो हमारी हेट्रोजेनस सोसाइटी थी वो एक्चुअली में किस में ट्रांसफर हो रही है, वो होमोजीनियस सोसाइटी में ट्रांसफर हो रही है. क्लैरिटी है. सो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन का ऑन इंडियाज सॉवरेनिटी, राइट. तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एंड इम्पैक्ट ऑन कल्चरल सॉवरेनिटी. क्लैरिटी है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज सोशलिज्म एंड डेविएशन इन इंडिया. ना बेसिकली जो न्यू कॉपीज यहाँ पर पब्लिश की गई थी वहां पर सोशलिस्ट वर्ड को आप कह सकते हैं एलिमिनेट किया गया था. ना बेसिकली यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोशलिज्म से डेविएशन इंडिया का कैसे हो रहा है. ना कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सोशलिज्म की अगर बात करते हैं तो हम क्या प्रमोट करते हैं, अगर हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं, आइडियल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट. सो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है जिसमें ये कहा जाता है कि देयर इज नॉट एन अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट एंटिटी. सो प्राइवेट एंड पब्लिक दे विल गो हैंड इन हैंड, राइट. सो इकोनॉमी हमारी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. दूसरा, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रखी है और अबॉलिशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी. 39 क्लॉज बी डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड 39 क्लॉज सी डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ना ये दोनों ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है. सो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की गई है. सो DS नकारा केस आपको देखने को मिलते हैं जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है. क्रैडल टू ग्रेव सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको गवर्नमेंटल प्रोविजंस, गवर्नमेंटल पॉलिसीज इतनी सारी देखने को मिलती हैं कि छोटे बच्चे से लेकर पेंशन तक आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है. तो इसीलिए हमारा सोशलिज्म कैसे दिखता है कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाता है फ्रॉम ग्रैडल टू ग्रेव,
राइट ना। डेविएशन, देखो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है सोशलिज्म का, लेकिन डेविएशन कहां पर आपको देखने को मिल रही है? डेविएशन फ्रॉम सोशलिज्म, सबसे पहले नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को एक तरह से प्रमोट किया। तो जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहां से हम कह सकते हैं एक तरह से हम सोशलिज्म से डेविएट हुए। दूसरा आपको देखने को मिलता है शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू प्राइवेटाइजेशन ना। धीरे धीरे करके आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा हर चीज में प्राइवेट सेक्टर इंटरवीन कर रहा है। तो एक तरह से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? सोशलिज्म से डेविएट करके हम थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रही है, ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट सेक्टर, ऐसे ही एक्सैसरबेटेड डिस्पैरिटीज आफ्टर रिफॉर्म्स ना। रिफॉर्म्स हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी आपको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सो एक तरह से आप क्या कह सकते हो, हम क्या सोशलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा हम डेविएट कर रहे हैं। ऐसे ही जॉबलेस ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, एंड फेलियर टू एंड मास पॉवर्टी, क्योंकि सोशलिज्म का आइडियल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन इतनी सारी पॉलिसीज के बावजूद आपको मास पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो एक तरह से ये क्या कहलाती है? ये एक तरह से हम डेविएट कर रहे हैं किससे? सोशलिज्म से। क्लैरिटी है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सो एज यू नो, यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को एलिमिनेट सा किया गया था। तो आप देख सकते हैं, हम सेक्युलर वर्ड को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में आपको देखने को मिलता है जहां पर इक्वालिटी दे रखी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है इट इज राइट टू फ्रीडम ना। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करते हैं, तो सेक्युलर वर्ड जब हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया, एज सच बहुत से लोगों ने ये कहा था कि सेक्युलर वर्ड ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 25 टू 28 देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से हमारा कंट्री हमेशा से ही सेक्युलर था। और जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म, क्योंकि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वहां पर स्टेट और रिलीजन दो सेपरेट स्फीयर्स में रहता है। दैट मीन्स स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। रिलीजन डज नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स, राइट। लेकिन अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो इंडियन सेक्युलरिज्म किस पे काम करता है? इट इज धर्म निष्पक्षता, धर्म निष्पक्षता एंड सर्वधर्म संभव, एंड सर्वधर्म संभव। ठीक है जी। सो ये हमारा क्या कहलाता है? इंडियन सेक्युलरिज्म। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। यहाँ पर स्टेट इंटरवीन करता है, रादर स्टेट प्रमोट करता है रिलीजियस फ्रीडम को, जो कि आपको आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट्स के तहत देखने को मिलता है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, वो भी 29 और 30 में देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरह से राइट दिए रखा है माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, कि आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लैरिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया, प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटैंटिव। ना दिस इज इंपॉर्टेंट ना। देखो अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी ना। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एज सच क्या हमारी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हमेशा प्रमोट रही है, हमेशा स्थिर रही है? यस, दैट इज ट्रू, स्थिर हमेशा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलर जनरल इलेक्शंस होते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट करता है अंडर आर्टिकल 324। प्रेस फ्रीडम और पब्लिक डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं। तीसरा, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एग्जिस्ट करती है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी भाग है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कहाँ पर? लोकल लेवल में। तो हम कह सकते हैं एक तरह से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इन चीजों से इस्टेब्लिश करी गई है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। नाउ सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एज सच हमारी परफॉर्मेंस एज सच बहुत अच्छी नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में ना। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, तो आपको ग्लोबल रैंकिंग्स जो देखने को मिलती है, वहां पर रैंक हमारा पुअर रहा है। जैसे अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सब्सटैंशियली, देखो हमने बुक्स में तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन जब सब्सटैंस की बात आती है, जब रियल डेमोक्रेसी की बात आती है, तो उसमें हम फेयर आउट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट,
पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन, रेड टेपिज्म आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जबकि राइट टू इक्वालिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, फिर भी आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, मिसयूज करा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आज भी आपको 20 to 30% ऐसे एमपीज देखने को मिलते हैं जिन पे चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, दिस इज नोन एज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जो है वो यहाँ पर डिबेट्स डिस्कशंस कम हो रही हैं, लैक है आपका इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में, एंड डिसएम्पावरमेंट ऑफ इलेक्टोरेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं, सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस एज सच अभी पुअर है। जो जो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उन लूप होल्स को प्लग इन करने की जरूरत है, जिससे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो हम प्रमोट कर चुके हैं, हमें क्या प्रमोट करने की जरूरत है, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी प्रमोट करने की जरूरत है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रिपब्लिक इन इंडिया। नाउ रिपब्लिक इन इंडिया की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक की अगर बात करते हैं, इट इज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी एंड डिराइव्ड फ्रॉम रेस पब्लिका व्हिच इज पब्लिक प्रॉपर्टी और कॉमनवेल्थ। की फीचर्स की अगर बात करते हैं तो पीपल हैव अथॉरिटी टू चूज द हेड ऑफ द स्टेट। सो अगर हम इंडियन हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, इट इज प्रेसिडेंट। ना प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड हेड है, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, बट क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड आपको देखने को मिलते हैं। नॉट जो टर्म ऑफ ऑफिस है ये सेट रहता है एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनका जो ऑफिस है वो 5 years का टेन्योर आपको देखने को मिलता है। Now governance based on elections and not birthright, this is the key characteristic of republic in India. Next हम बात करते हैं that is आपको justice देखने को मिलता है preamble में, which is social, economic and political। तो इसको हम जान लेते हैं। So अगर हम social justice की बात करते हैं तो एक तरह से prohibit किया गया है discrimination on the basis of caste, color, race, sex एंड एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं वीकर सेक्शंस के लिए। स्पेशली जब हम आप बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जहां पर विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। ऐसे ही 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं जहां पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो एक तरह से क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड दैट टू अ सोशल जस्टिस। क्लैरिटी है। सो इक्विटी प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है, एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो 39 क्लॉज बी और 39 सी आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटीज है, वेल्थ इनइक्वालिटीज है, उसको कम कर पाए। दो अभी हम कर नहीं पाए हैं क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। टॉप 1% ऑफ इंडियंस होल्ड अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ द वेल्थ। सो इसका मतलब क्या है, स्टार्क इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर पाए। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर आर्टिकल 39 क्लॉज बी में आपको देखने को मिलता है। एंड डीपीएसपीज में जो आपको इकोनॉमिक जस्टिस है वो काफी सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे एडिक्वेट वेजेस, राइट टू वर्क, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, ये आपको सभी डीपीएसपीज का पार्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो आपको क्या दे रखा है अंडर आर्टिकल 326 विच इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर रिजर्वेशंस दी गई हैं एससी एसटी को इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड रिजर्वेशंस दे रखी हैं विमेन और बैकवर्ड क्लासेस को इन पंचायत्स। सो एक तरह से क्या प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। राइट, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रीएम्बल का हर एक कीवर्ड जिससे आपसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज योर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये वर्ड एक्चुअली में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से ले रखा है। लिबर्टी क्या है, एज द पावर टू डू एनीथिंग दैट डज नॉट इंजर अनदर। राइट, सो बेसिकली एक तरह से लिबर्टी क्या बन जाती है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। क्लैरिटी है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको कहां कहां पर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 25 to 28 अगर हम बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ सक्सेशन। ना असेंशियल किसके लिए है कि हम कुछ भी चाहें तो लिबर्टी होनी चाहिए थॉट की। जब आपने सोच लिया तो किसकी, बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी। उसके बाद आपको बिलीफ, फेथ और वर्शिप की भी आजादी दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आवर प्रीएम्बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ना प्रीएम्बल की कमिटमेंट जो है वो देख सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। डीडी बासु ने ऑब्जर्व किया है, ये एक फंडामेंटल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। लीगल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 14, 15, 16 ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ।
आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। सो एज आई अज्यूम कि आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से किया होगा, तो आर्टिकल 14, 15, 16 आपको रटे होने चाहिए, राइट। अबॉलिशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, तो अनटचेबिलिटी को एक तरह से अबॉलिश करने की बात की है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड इक्वल एक्सेस दे रखी है पब्लिक स्पेसेस में ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट विच इज आर्टिकल 16, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्स एंड सो एंड सो फोर्थ। एफर्मेटिव एक्शंस यहाँ पर लिए जाते हैं स्टेट के द्वारा। तो एक तरह से क्या दे रखी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड दैट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ये आपको रिफ्लेक्शन कहां पर देखने को मिलती है, दैट इज इन दी फंडामेंटल राइट्स एंड दी डीपीएसपीस। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज दी फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेटर्निटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, राइट। नाउ इट इज एसेंशियल फॉर अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अगर डाइवर्सिटी यहाँ पर हमारे पास इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है तो जो फ्रेटर्निटी है वो एसेंशियल एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि विदाउट फ्रेटर्निटी आपके आप में टॉलरेंस की भावना नहीं होगी और आप सब इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत डाइवर्स कल्चर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो के एम मुंशी ने ये कहा है, रिकॉग्निशन ऑफ द सेक्रेडनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड इंश्योरिंग मटेरियल बेटरमेंट एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। ना यूनिटी एंड इंटेग्रिटी लास्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है। इंटेग्रिटी एज अ वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो बेसिकली ये क्या करता है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है कि आप प्रिवेंट करोगे रीजनलिज्म, प्रोविंशियलिज्म, लिंग्विलिज्म एंड कम्युनलिज्म, जिससे कि हमारा देश एकत्रित हो सके, इंटीग्रेट हो सके। अपोज सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स एंड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जो भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसको हम रिड्यूस कर पाएं एंड जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो हम कर पाएं। क्लैरिटी है। सो दिस इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी डन। सो दिस वाज द प्रियम्बल ऑल अबाउट। देखिए जो मेंस ओरिएंटेड चैप्टर्स थे, मेंस ओरिएंटेड कीवर्ड्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर। ना बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। देखिए जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एज अ वर्ड इट इज नोवेयर डिफाइंड, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना ही जुडिशरी ने इसको डिफाइन किया है। ना बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, वो बेसिक फाउंडेशन जिस पे आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। मान लो आज हम राइट टू इक्वालिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था वैसी स्पिरिट में मिल जाएगा? नहीं मिल सकता ना। इसीलिए वो किसका पार्ट बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है ना। एज यू नो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसकी स्टार्टिंग एक्चुअली में शंकरी प्रसाद केस से होती है ना। शंकरी प्रसाद ये केस में ये कहा गया था कि जो स्टेट है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, उसके पास पूरी पावर एग्जिस्ट करती है। लेकिन गोलकनाथ केस में आपको देखने को मिला जहां पर ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, वो ट्रांजिडेंट है, वो इम्यूटेबल हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन केशवनंदा भारती केस में आपको देखने को मिला जहां पर पार्लियामेंट को पावर्स तो दी गई, लेकिन पार्लियामेंट्री पावर्स को लिमिट कर दिया गया। किससे लिमिट कर दिया गया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से। ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं करता। क्लैरिटी है। सो आप यहां पर देख सकते हैं केशवनंदा भारती केस आपको लैंडमार्क केस देखने को मिलता है, जो कि वर्डिक्ट अप टू अप्रैल 1973 में देखने को मिला, और ये लैंडमार्क जजमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में ना। पार्लियामेंट्री पावर की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है, एंड जो अमेंडमेंट्स हैं they must not damage the basic structure. Now preservation आपको देखने को मिलती है of the republic. So basic structure doctrine basically ensure करता है preservation of कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सस्टेन करने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो एक तरह से जो हमारे इंडियन रिपब्लिक का असेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्लैरिटी है। सो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एवोल्यूशन देख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आपको शंकरी प्रसाद केस देखने को मिलता है जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है फंडामेंटल राइट को
क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। सज्जन सिंह केस में भी यही कहा गया, लेकिन गोलकनाथ केस में इसको रिवर्ट कर दिया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के कॉन्ट्रवेंशन में आ गया था और इसीलिए आपको देखने को मिलता है 24th अमेंडमेंट किया गया, जहां पर यह कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है और आर्टिकल 13 है, इट अलाउड पार्लियामेंट टू यूनिलैटरली अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सो पार्लियामेंट को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इन्होंने 24th अमेंडमेंट करा। और 24th अमेंडमेंट में ये कहा गया आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम लेके आ रहे हैं, चाहे फिर हम फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लैंडमार्क केस देखने को मिलता है, विच इज केशवनंदा भारती केस। ठीक है, तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया जाता है। और मिनर्वा मिल्स केस में, ये लास्ट केस आपको देखने को मिलता है 1980, मिनर्वा मिल्स केस में ये रीआइट्रेट किया जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैलिड है और पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, किससे, बेसिक स्ट्रक्चर से लिमिटेड है। ठीक है जी, सो ये आपको एवोल्यूशन देखने को मिलता है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाउ क्रिटिसिज्म क्या एग्जिस्ट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले क्या है, इट इज थिन मार्जिन ऑफ जजमेंट। सो जब केशवनंदा भारती केस को रिजॉल्व किया गया था तो उस टाइम 13 जज बेंच बिठाया गया था, तो काफी बड़ा बेंच था। और जब ये वर्डिक्ट दिया गया ना, तो इसका ना रेशो बहुत कम था, इट वाज 7:6। कितना था, 7:6। सो 7 जो थे, उन्होंने केशवनंदा भारती केस में ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, लेकिन इट इज लिमिटेड, एंड लिमिटेड टू व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर। सो थिन मार्जिन से भी हम कह सकते हैं एक क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करता है। दूसरा, ये एक तरह से जुडिशरी को क्या बना देता है, वो आर्बिट्रेरी डिसीजंस भी ले सकता है। मान लो लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते ही एक पॉलिसी बनाई, लेकिन आपने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अगर आपने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, दैट मीन्स आपके पास ज्यादा पावर एग्जिस्ट करती है। जब जुडिशरी के पास ज्यादा पावर एग्जिस्ट करती है, तो एक तरह से ये क्या टर्न हो सकता है, जुडिशियल ओवर रीच में जा सकता है। ठीक है, सो जुडिशियल ओवररीच, जुडिशरी ओवरलुकिंग द लेटर्स एंड इन्वेंटिंग इट्स सोल। ठीक है, सो ये कहा जाता है, ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, इट डिस्टर्ब सेपरेशन ऑफ पावर। सो एज आई हैव टोल्ड यू, ये एक तरह से जुडिशरी को ज्यादा पावरफुल बना देता है, जो कि एक्चुअली में इंटरवीन कर सकता है एग्जीक्यूटिव में और हमारे लेजिस्लेचर में। तो एक तरह से आप देख सकते हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और क्या इस्टेब्लिश करता है, जुडिशियल सोवरेनिटी। जुडिशरी एक सुपर लेजिस्लेटिव बन जाती है। तो जुडिशरी को क्या है, वो लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है और एलिटिस्ट है। तो एक तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। देखो, मान लो आपने कोई लेजिस्लेचर जो है वो अकाउंटेबल है ना, कल को उनको 5 साल बाद फिर से क्या मांगने जाने हैं, वोट मांगने जाने हैं, भाई उनकी तो अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? तो कल को अगर वो लॉ प्रेजेंट किया जाता है और लॉ को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो लोगों से जाके वोट थोड़ी मांगनी है उन्होंने, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाता है। नेक्स्ट, अनसर्टनिटी इन एप्लीकेशन, क्योंकि इसका जो अनडिफाइंड स्कोप है उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इट इज अनसर्टन। भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या होगा, ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया है, रादर बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिफाइन नहीं किया गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसका जो स्कोप है ना, वो अंडरमाइंड है। तो ये सारे आपको क्रिटिसिज्म्स देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। क्लैरिटी है? सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म्स। ना आर्ग्यूमेंट्स फेवर में देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस मेजॉरिटी रूल, कि क्या जीतना चाहिए, क्या लेजिस्लेचर जीतना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो आइडियल्स हैं वो सुप्रीम रहने चाहिए। तो एक तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। जो पार्लियामेंट है वो भी तो क्रिएशन किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कल को कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स ही नहीं रहेंगे तो क्या पार्लियामेंट वैलिड है? नहीं। तो इसीलिए पार्लियामेंट भी तो क्या है, एक क्रिएचर ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की, जैसे फॉर एग्जांपल 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एनजैक फॉर्मुलेट किया जाता है, लेकिन जब एनजैक फॉर्मुलेट किया गया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये प्रोग्रेसिव है और डायनेमिक है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज करती है वैसे वैसे आपको देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी इवॉल्व कर रहा है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग बॉडी कहते हैं तो उसके लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। नहीं तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज करेगी, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रिडंडेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आने पे। लेकिन अगर वो चेंजिंग है, इवॉल्विंग है, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है वैसे वैसे आपकी नीड्स, आपकी फ्रीडम्स वो भी इवॉल्व करती हैं। तो अगर ये एवोल्यूशनरी स्टेज में नहीं होता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिडंडेंट हो जाता। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए किसके? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के। क्लैरिटी है, राइट? So now we'll do some of the PYQs that is related to this particular thing. So यहाँ पर basic structure doctrine से related या आपके preamble से related या basic features से related जो भी PYQs पूछे गए हैं last 10 years में, that we will discuss. पहला question, it is related to judicial independence as a prerequisite for democracy. So again आप कह सकते हो इसकी interlinkage आपको basic structure doctrine से देखने को मिलती है। So यहाँ पर question के theme क्या है कि जो judicial independence है वो basically क्या बन जाता है? एक प्री रिक्विजिट बन जाता है डेमोक्रेसी के लिए। तभी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो आप यहां पर देख सकते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस है तो इट इज फ्रीडम ऑफ इन्फ्लुएंस बाय अदर ब्रांचेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स। ये इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं, ये एसेंशियल है किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर आपको देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 15 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दे रखा है ना। रोल क्या है इसका सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी में? तो जुडिशियल रिव्यू एज एन एस्पेक्ट, आर्टिकल 13 में इसका स्कोप आपको देखने को मिलता है। और जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ये मेंटेन करती है रूल ऑफ लॉ। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर आपको देखने को मिलता है, जिसमें रेड टेपिज्म और करप्शन आपको जुडिशरी में भी देखने को मिलती है। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या करता है? एक तरह से रिस्क क्रिएट करता है कि वो ओवर स्टेप करेंगी अपनी बाउंड्रीज। तो चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मेजॉरिटी जो एस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव है। इसीलिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या बन जाता है? एक प्री रिक्विजिट बन जाता है किसका? डेमोक्रेसी का। क्लैरिटी है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका मेन थीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस इन इंडिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जेंडर पर्सपेक्टिव बताइए रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपने यहाँ पर जस्टिफाई करने हैं और कैसे वो आर्टिकल्स प्रमोट करते हैं जेंडर जस्टिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो एज आई टोल्ड यू आर्टिकल 14 आपको देखने को मिलता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन किया जाता है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो एफर्मेटिव एक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकता है स्टेट वुमेन के लिए। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 39 क्लॉज ए की बात करते हैं तो इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पर दिया जाता है। और आर्टिकल 42 की बात करते हैं तो ये आपको प्रोविजन दिया है फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, राइट? ना लैंडमार्क केसेस इससे जो रिलेटेड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो कि 1997 में आपको देखने को मिलता है, जिसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की जो आपको एक्ट देखने को मिलता है विच इज नोन एज द पॉश एक्ट ऑफ 2013, ये भी लैंडमार्क केस से ही बना है। तो एक तरह से क्या प्रोवाइड किया है? जेंडर जस्टिस प्रोवाइड किया है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट सीबी मुथम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक डाउन किया गया रूल्स प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड टू डिप्लोमैटिक पोस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसे ही आपको देखने को मिलता है एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा, नाउ स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी सर्विसेज रूल्स रिगार्डिंग एयर होस्टेसेस। एंड जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर डीक्रिमिनलाइज किया गया अडल्ट्री को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एक तरह से हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? जेंडर जस्टिस प्रमोट करने के लिए आपने लैंडमार्क केसेस भी बता दिए ना। की एस्पेक्ट्स की अगर बात
करते हैं तो इक्वल राइट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको होना चाहिए। एफर्मेटिव एक्शंस आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखने को मिलते हैं एंड लीगल फ्रेमवर्क भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है जिससे कि जेंडर जस्टिस हम प्रोवाइड कर पाए। सो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्रिएट किया गया है 2005 का, ऐसी हैरेसमेंट पॉश एक्ट 2013 एंड इनइक्वालिटी को यहाँ पर एक तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की है बाय द गवर्नमेंट। So these are some of the steps, constitutional as well as judiciary, where it has taken a step to promote gender justice. क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अभी हम रीड करके आए हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपको रूटिंग इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है और ये इंश्योर करता है अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, कोर आइडियल्स हैं, ये इसी को प्रमोट करता है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, रूल ऑफ लॉ, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मेंटेन करना एंड सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना। लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटी में ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती हैं, तो पहला है केशवनंदा भारती केस जिसमें स्टैब्लिश किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है जिसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को। सबरीमाला केस की अगर बात करते हैं तो अलाउ किया गया टेम्पल एंट्री। एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया गया था जिसमें इंक्लूड किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लैरिटी है। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आई होप आपको पता होगा। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो हम यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। रोल ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो बेसिकली ये अपहोल्ड करती है किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, बैलेंस करती है सोसाइटल नॉर्म्स को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंश्योर अ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्लैरिटी है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं विच इज प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट ना। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, एज यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। सो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है सेंटर और स्टेट के लॉज में तो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। एग्जाम्पल यूनियन एंड स्टेट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लॉज बाय रीडिंग देम इन अ वे दैट मेंटेन्स द हार्मनी ऑफ बोथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर ही जो फेडरल है, यहाँ पर फेडरल सुप्रीमेसी हो, तो यहाँ पर एक तरह से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। नो प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट रेंडर्स अनदर प्रोविजन इनफेक्टिव, अप्लाइड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पावर्स। तो यूनियन और स्टेट पावर्स में कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो, इसीलिए आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। नाउ लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर अपहोल्ड किया गया था फेडरल सुप्रीमेसी इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए अगर कोई भी मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है और वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है तो सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, फेडरल सुप्रीमेसी, सेंटर की सुप्रीमेसी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन री केरला एजुकेशन बिल अप्लाइड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू बैलेंस स्टेट लॉज विद फंडामेंटल राइट्स। सो जो स्टेट लॉज हैं वो बैलेंस में रहे, हार्मोनियसली ये फंक्शन करे फंडामेंटल राइट से, ये कहा गया था इन दिस पर्टिकुलर केस। तो एक तरह से एक लैंडमार्क केस हमने फेडरल सुप्रीमेसी का बताया और एक लैंडमार्क केस हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का बताया, राइट। सो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज डू राइट इट, इसको प्लीज याद कीजिए क्योंकि आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है ना। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो जो कोर्ट्स हैं वो बेसिकली बैलेंस आउट करने की कोशिश करती हैं सेंट्रल और स्टेट लॉज को, और ये इंश्योर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज इंटरप्रेटेड टू मेंटेन द फेडरल बैलेंस, एक फेडरल बैलेंस प्रॉपर रहे, ये कोशिश की जाती है बाय द कोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पार्लियामेंट की अथॉरिटी दे रखी है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड है नॉट एब्सोल्यूट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से क्या हुआ कि ये पार्लियामेंट की जो पावर है इसको लिमिट कर दिया गया है कि भाई आपके पास पूरी पावर है, कल को आपको फंडामेंटल राइट को भी क्या करना है, अमेंड करना है तो आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इट इज लिमिटेड। लिमिटेड किससे,
बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो यहाँ पर लैंडमार्क केस आपको केशवनंदा भारती केस देखने को मिलता है ना। लिमिटेशंस हैं किसकी, अमेंडिंग पावर पे। तो सर्टन कोर प्रिंसिपल्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट इंक्लूड्स जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, एंड सो फोर्थ। ये बेसिकली क्या बन जाते हैं, कोर वैल्यूज बन जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी जुडिशियल डिसीजंस देख सकते हैं, केशवनंदा भारती केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस और मिनर्वा मिल्स केस देखने को मिलता है, जो कि लैंडमार्क केसेस बन जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। सो आप ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, लेकिन वो क्या है, लिमिटेड है, और वो एक्चुअली में एस्टैब्लिश किया जाता है लैंडमार्क केस ऑफ केशवनंदा भारती केस। क्लैरिटी है? ऑल राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड टू रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। तो अगेन सिंपल है, रिपब्लिक से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पर एडजेक्टिव्स क्या कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं SSSR जो हम पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव्स वही हैं। सॉवरन को एक्सप्लेन करना है, सोशलिस्ट को एक्सप्लेन करना है, सेक्युलर को एक्सप्लेन करना है, डेमोक्रेटिक, एंड लास्ट इज दी रिपब्लिक, राइट। सो अगर हम सॉवरन की बात करते हैं तो इंडिया इज इंटरनली एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। डिफेंडेबल की अगर बात करते हैं तो डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन इंडिया रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर इट्स अफेयर्स। सो चाहे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का के रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम मान्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट, होली इंडिपेंडेंट। सोशलिस्टिक की अगर बात करते हैं तो इंडिया का एम क्या है कि वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो हुई है, 1991 में हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन आज भी हम वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक्युलर की अगर बात करते हैं तो इक्वल रिस्पेक्ट दे रखी है ऑल रिलीजन्स की विदाउट फेवरिंग एनी, ठीक है, किसी भी रिलीजन को हम फेवर नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं कम्युनल टेंशन्स तो हुई हैं, लेकिन आज भी हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है, सेक्युलर ही है। डेमोक्रेटिक की अगर बात करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे गवर्न एंड प्रोटेक्ट सिटीजंस, राइट ना। रेगुलर इलेक्शंस किए जाते हैं, रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अपनी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको बचा के रखा है। रिपब्लिक की अगर बात करते हैं तो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी। सो इंडियन रिपब्लिक स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद नो मोनार्की। आज तक कोई मोनार्की आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो एक तरह से जो इसकी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव्स हैं रिपब्लिक के, दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, right? Clarity है. So these were the questions that were discussed for the features of Indian Constitution. So again, one topic we have completed. Now what you can do, देखिए जैसे ही आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करनी है, PDF को थरली रीड करना है। वंस यू रीड दैट, उसके बाद कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की। देखिए जब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे ना तो ज्यादा आपको पता चलेगा कि मेरे को डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, इंट्रोडक्शन में लिखने में डिफिकल्टी आ रही है, या बॉडी में लिखने में डिफिकल्टी आ रही है, कंक्लूजन में आ रही है, राइट। सो PYQs क्योंकि आपके गाइडिंग पाथ है, वहीं से आपको पता चलता है कि UPSC के लिए इंपॉर्टेंट थीम्स कौन सी हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस थ्योरी को पहले रीड कीजिए, उसके बाद PYQs को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।